वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन डीएस नर्सिंग क्लासेज। आज अपन जीआईटी सिस्टम के कुछ गोल्डन पॉइंट्स पढ़ने जाने हैं जिनसे वन लाइनर क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं। जैसे नॉर्सेट हुआ, सीएचयू हुआ, अदर नर्सिंग एग्ज़ाम्स, आरआरबी में वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को लाइक कर ले। जो हम इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं इसकी पूरी पीडीएफ आपको सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल डीएस नर्सिंग क्लासेज एंड टिप्स पे आप जाकर वहाँ देख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। इस क्लास में हम एक एक पॉइंट को देखेंगे, वहाँ से हर पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है कि जीआईटी में सबसे ज़्यादा पेरास्टालसिस किस जगह देखे जाते हैं। तो जीआईटी सिस्टम में जीआईटी सिस्टम strongest peristalsis at esophagus, ये आपको ध्यान रखना है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा जो पेरास्टालसिस मोमेंट होते हैं जीआईटी सिस्टम में पूरे में, वो ईसोफेगस में देखे जाते हैं। ईसोफेगस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जीआईटी के पेरास्टालसिस मोमेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट है आपके सामने। सेकंड पॉइंट है नैरोवेस्ट पार्ट क्या होता है जीआईटी सिस्टम में। तो नैरोवेस्ट पार्ट, अगर नैरोवेस्ट पार्ट की बात करें तो नैरोवेस्ट पार्ट होता है अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। कौन होता है? अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। जो ऊपर वाला स्फिंक्टर होता है इसोफेगस का, वो सबसे ज़्यादा नैरो होता है। पूरे जीआईटी सिस्टम में सबसे ज़्यादा नैरो कौन होता है? अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए हेल्प होने वाले हैं। नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि जो इसोफेगस होता है वो डायफ्राम जो एंट्री करता है, जो स्टोमक में एंट्री करता है, स्टोमक में जाता है डायफ्राम को चीरते हुए, तो उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं जहाँ से ईसोफेगस एंटर करता है डायफ्राम में। जैसे ये डायफ्राम है, यहाँ से जो ईसोफेगस आती है, ये जिस जगह से जाती है तो इस जगह का क्या नाम है जहाँ से ये ओपन होता है डायफ्राम, किसके लिए? ईसोफेगस के लिए। तो इस पॉइंट को अपन बोलते हैं ईसोफेजियल हाइटस या फिर डायफ्रामेटिक हाइटस। ओपनिंग in the diaphragm, opening in the diaphragm for the entry of esophagus। esophagus की जो एंट्री होती है उसके लिए जो ओपनिंग होती है डायफ्राम में, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं इसोफेजियल हाइटस या फिर डायफ्रामेटिक हाइटस। इन दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो, इसोफेजियल हाइटस और डायफ्रामेटिक हाइटस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अपन। नेक्स्ट पॉइंट अपना है, एक वर्ड आता है एक्लेसिया। एक्लेसिया का मतलब क्या होता है? तो एक्लेसिया का मतलब होता है फेलियर ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। एक्लेसिया का मतलब फेलियर ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है उसका फेल हो जाना, वो प्रॉपर वर्क नहीं करना। अगर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जैसे अगर उसको प्रॉपरली क्लोज होना हो, जिस टाइम पे अगर वो क्लोज नहीं होगा तो स्टोमक का जो कंटेंट है वो बार बार रीगर्जिटेट होगा, इसोफेगस में आएगा, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं GERD, गर्ड। तो जो ये एक्लेसिया जो कंडीशन है ये क्या कोज करती है? गर्ड।
एक्लेसिया की वजह से अगर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर फेल हो जाता है, एक्लेसिया का मतलब लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का फेल हो जाना, और इस वजह से क्या होता है, गर्ड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसका मतलब है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें जो स्टोमक का कंटेंट है, गैस्ट्रिक कंटेंट, वो बार बार रिगर्जिटेट होता है। नेक्स्ट अपन बात करें मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी। मोस्ट widest part of the GIT. वाइडेस्ट पार्ट ऑफ जीआईटी का सबसे वाइड चौड़ा भाग क्या होता है, तो वो होता है स्टोमक। ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, आरआरबी जैसे एग्जाम्स में कई बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो मोस्ट वाइडेस्ट जो पार्ट होता है जीआईटी का वो होता है स्टोमक। नेक्स्ट इसी में अपन बात करें नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है स्टोमक की। अगर आपसे नॉर्मल कैपेसिटी पूछे स्टोमक की तो आपको ध्यान रखना है नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ स्टोमक। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ स्टोमक, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको इसकी कैपेसिटी बताना है 1500 ml। जो नॉर्मल कैपेसिटी होती है स्टोमक की वो होती है 1500 ml। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपने देखा होगा एक कंडीशन पाइलोरिक स्टेनोसिस, वो किससे रिलेटेड है उसके बारे में बात करते हैं। जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, पाइलोरिक वाल्व या स्फिंक्टर, ये क्या कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल करता है ओपनिंग बिटवीन स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पाइलोरस होता है वो अपने स्टोमक और जो ये इसोफेगस है यहाँ पाया जाता है पाइलोरस स्फिंक्टर, जो कि कंटेंट को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए अलाउ करता है या फिर रोकना है इसके लिए। और जो बैक फ्लो है स्मॉल इंटेस्टाइन उसको रोकता है बैक फ्लो होने से कंटेंट को। तो अब बात करते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर का। आपने देख लिया कि स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है। अब जब भी इसमें इसकी सेल ज़्यादा ओवरग्रोथ कर जाती है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं पाइलोरिक स्टीनोसिस। पाइलोरिक स्टीनोसिस, जब ये नैरो जाता है ये ल्यूमेन इसका, और जो पाइलोरिक पार्ट है वो ओवरग्रोथ हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पेराइटल सेल्स, तो कई बार आपसे पेराइटल सेल्स ना पूछ के कोई और नाम से आपसे पूछा जा सकता है। तो पेराइटल सेल्स को जानते हैं आल्सो नोन एज ऑक्सीटोनिक सेल्स, या फिर इसके अलावा किस नाम से जानते हैं, डेलोमोर्पस। ये दो नाम से जाना जाता है पेराइटल सेल्स को। नेक्स्ट बात करें, जो पेराइटल सेल्स होती है वो उनका वर्क क्या होता है, तो जो पेराइटल सेल्स होती है वो पेराइटल सेल्स प्रोड्यूस गैस्ट्रिक एसियल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कास्ले। तो जो पेराइटल सेल्स होती है वो एसियल और इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करती है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, पेराइटल सेल से एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट बात करें, जो इंट्रिंसिक फैक्टर है उनका वर्क यहीं के यहीं आपको क्लियर करवा देते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर का वर्क क्या होता है, तो इंट्रिंसिक जो फैक्टर होता है वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए
जरूरी होता है, एसेंशियल फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल होता है। अगर अपन इसमें बात करें विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के बारे में, जो विटामिन B12 है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, अगर मैं आपसे ये बात पूछूं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड। तो विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है इलियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लोअर पार्ट है इलियम, वहां होता है B12 का एब्जॉर्प्शन। और B12 के एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि पेराइटल सेल द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं, जो स्टोमक है उसके कितने पार्ट है, टोटल पार्ट्स। स्टोमक डिवाइड किया गया है 4 भाग में। फर्स्ट होता है कार्डियक रीजन, जहां इसोफेगस एंटर करती है स्टोमक में, जिसको जहां कार्डियक स्फिंक्टर भी पाया जाता है। दूसरा फंडस, जो हाईएस्ट पार्ट होता है, बॉडी जो इसके मेन पार्ट होती है, और पाइलोरस लोअर पार्ट। एक बार डायग्राम के थ्रू अपन इसको देखते हैं। ये स्टोमक है, जो ये वाला पार्ट है जहां एंटर कर रही है इसोफेगस, इसे बोलते हैं कार्डियक रीजन। कौन सा बोलते हैं, कार्डियक रीजन, और यहीं पाया जाता है कार्डियक स्फिंक्टर। बात करें ये ऊपर वाला पार्ट जो बॉडी से ऊपर है, तो ये पार्ट है इसका फंडस, हाईएस्ट लेवल पे होता है फंडस। ये वाला पार्ट है इसका बॉडी, और जो ये वाला पार्ट होता है इसका, जहां पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है, तो उसे बोलते हैं पाइलोरस। पूरा ये वाला भाग होता है पाइलोरस। तो ये चारों पार्ट होते हैं स्टोमक के। ये बातें आपको ध्यान रखनी है सारी, यहां से क्वेश्चन आते हैं। एक और सेल होती है स्टोमक में, चीफ सेल, नाम सुना होगा आपने, चीफ सेल। जो चीफ सेल होती है स्टोमक की, वो क्या सीक्रेट करती है, ये क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम्स में। तो जो चीफ सेल्स होती है वो एक तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये दोनों ही सीक्रेट कौन करता है, चीफ सेल। इसको रिमेंबर करने के लिए आप CPR याद रख सकते हो। C से चीफ सेल, P से पेप्सिनोजन, R से प्रोरेनिन। तो चीफ सेल स्टोमक की पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन सीक्रेट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ रेनिन के बारे में। तो जो रेनिन है उसको अपन कर्डिंग फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। रेनिन आल्सो नोन एज कर्डिंग फैक्टर। अगर आपसे पूछे कर्डिंग फैक्टर कौन है, किसे कर्डिंग फैक्टर बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है रेनिन। अब बात करें, हमने तो प्रोरेनिन देखा कि रेनिन ही चीफ सेल सीक्रेट करती है, तो रेनिन कहाँ से आया। तो जो रेनिन है वो, जो प्रोरेनिन है वो कन्वर्ट होता है रेनिन में। कब होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। रेनिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, जैसे भी स्टोमक में जाता है तो स्टोमक में HCl की प्रेजेंस में प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। मिल्क को ये कर्ड में बदलने का काम करता है पेट में। मोस्टली ये चिल्ड्रंस में पाया जाता है रेनिन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ गैस्ट्रिक जूस के बारे में। जो स्टोमक में गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट होते हैं वो कितने अमाउंट में स्टोमक एक दिन में करता है। स्टोमक प्रोड्यूस अप्रॉक्स 2000 ml गैस्ट्रिक जूस पर डे। रोजाना का 2000 ml स्टोमक गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है।
एक छोटा सा क्वेश्चन जो आता है एग्जाम्स में, शेप ऑफ स्टोमक। शेप ऑफ स्टोमक। अब आप में से बहुत सारे ये बोलेंगे कि ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ दो शेप आपसे पूछा जा सकता है। एक तो पूछ सकते हैं एम्प्टी शेप, एक होता है फिल्ड। जब भरा हुआ होता है स्टोमक उस टाइम कैसा नजर आता है और खाली कैसा नजर आता है। तो एम्प्टी होता है तो इसका शेप होता है जे शेप्ड, और जब ये भरा हुआ होता है तो ये होता है पायरीफॉर्म। पायरीफॉर्म का होता है जिसे बोलते हैं पियर फॉर्म या पियर शेप्ड। ये आपको ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही एग्जाम्स में आते हैं और वहां हम ये सारी बातें भूल जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा भी कुछ और गोल्डन पॉइंट्स है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास वो वीडियो आ सके। धन्यवाद।